मेरे प्यारे साथियों, मैं रुद्र सिंह चौहान। इस लेक्चर में हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्स और स्टोन एज के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम हिस्ट्री की डिफिनीशन को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में या किसी देश में कोई ना कोई घटना होती रहती है, लेकिन हम सभी घटनाओं को इतिहास नहीं कह सकते। उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको हम चुन करके अतीत का निर्माण करते हैं, तो हम उसे इतिहास कहते हैं। जैसे आज कोई बहुत बड़ी घटना होगी, जब ये घटना का कुछ समय हो जाएगा तो फिर इतिहास के रूप में उभरेगी। लेकिन वो घटना तभी इतिहास के रूप में उभरेगी जब वो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में होगी। जैसे कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए हमें उसे इतिहास के अंतर्गत जानते हैं। ऐसे ही जैसे कि अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ, उसे भी हम इतिहास के अंतर्गत एक अच्छी घटना के अंदर रखते हैं। तो हम एक समग्र डिफिनीशन के रूप में समझें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि महत्वपूर्ण तथ्यों को, या फिर आप यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं को चुन करके अतीत का निर्माण करना ही इतिहास है। या फिर अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द जोड़ना ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है। क्योंकि हम हिस्ट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में ही ज़्यादातर चर्चा करते हैं, और इस लेक्चर में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो पेपर की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये तो रहे इसकी डिफिनीशन। अब इसके पश्चात हम ये समझेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आईबीसी से लेकर के हम गुप्त वंश के शासकों का अध्ययन करते हैं, और मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत हम अरबों की सिंध विजय से लेकर के लास्ट में जब कई सारे शासक मुगल होते हैं, उनमें से औरंगजेब, और भी इसके बाद 1-2 शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रकार से जब इस्लाम का उदय होता है वहाँ से लेकर के औरंगजेब तक अध्ययन करते हैं। इसके बाद आधुनिक भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकें पुर्तगाली भारत में आने लगते हैं, वहाँ से लेकर के जब तक हम अपने देश को आज़ाद नहीं करा लेते हैं, तब तक आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ये तो रहा, हमने ये जाना कि इतिहास को हम 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब हम इस क्लास के अंतर्गत जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसके जानने के क्या क्या स्रोत रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, इसमें हमें एक नॉर्मली आइडिया लेना है कि कौन कौन से सोर्स हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे उनमें भी हमें कई सारे स्रोत मिलेंगे, तो उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे उसमें। देखिए, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने की सामान्यतः 2 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का तात्पर्य है जो खुदाई के पश्चात निकाले जाए सामान्यतः। जैसे कि खुदाई के पश्चात कोई बड़ा सा स्तंभ निकला, कोई गुफा निकली, सिक्के निकले, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, वेदांग आदि आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वप्रथम हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, भारत में सबसे पुराना अभिलेख क्या है। तो देखिए, अभिलेख का तात्पर्य है क्या एक्चुअल में। जैसे कि बड़ी बड़ी जो पाषाण शिला है, बड़े बड़े पत्थर हैं, स्तंभ है, या कोई ताम्र पत्र है, दीवार है, इनमें किसी राजा के बारे में वर्णन है या किसी घटना का वर्णन है, तो इसको हम सामान्यतः अभिलेख के रूप में जानते हैं। अभिलेखों में सबसे जो पुराना अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोगज कुई से प्राप्त अभिलेख है। इस अभिलेख में हमें जो वैदिक देवता है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। क्वेश्चंस कई बार पूछा भी जाता है
किस अभिलेख से मित्र, वरुण, इंद्र और नस्त के नाम मिलते हैं? तो वो है मध्य एशिया के बोगजगुई से प्राप्त अभिलेख। इसके पश्चात जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे हम एपिग्राफी के रूप में जानते हैं। अभिलेखों के अध्ययन कहते हैं एपिग्राफी। और जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख है, वो अशोक के अभिलेख हैं, जिनको 300 BC के आसपास बनवाया गया है। अशोक के अभिलेखों में जो लिपियां हैं वो 4 प्रकार की लिपि पाई जाती हैं: ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमेक। जब हम अशोक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसमें विस्तार से समझेंगे कि अशोक का कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं कि अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है: ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमेक। 4 स्थान हैं: मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम। इन स्थानों में जो अभिलेख मिले उनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का नाम जो है वही अशोक मिलता है। और जो अशोक के अन्य अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसका मतलब है देवों का प्यारा। देवा नाम प्रियदर्शी का अर्थ है देवों का प्यारा। और एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो ब्राह्मी लिपि वाला एक अभिलेख है उसको पढ़ने में सफलता पाई थी। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। कौन सा अभिलेख है उसको विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे। तो ये रही अभिलेख के बारे में जानकारी। अब इसके पश्चात ये तो अशोक के अभिलेख थे। अशोक के बाद भी कई सारे शासक हुए हैं जिन्होंने अभिलेख का निर्माण करवाया है बहुत सारे पाषाण शिलाओं में। जैसा कि अशोक के पश्चात है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसको कलिंगराज खारवेल ने बनवाया था। इसमें कलिंगराज खारवेल की शासन की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन के शासनकाल में बनवाया गया है। और इसमें रुद्रदामन की विजय व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है कि रुद्रदामन में कौन कौन सी विजय हासिल की, उनका व्यक्तित्व कैसा था, इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अगला अभिलेख नासिक अभिलेख, जिसके रचनाकार है गौतम वल्सरी। इन्होंने इस अभिलेख को बनवाया और इसमें जो सातवाहन घटनाएं हैं, सातवाहन वंश के बारे में आप समझेंगे आगे चल के चैप्टर में। इसमें ज़्यादा जो जानकारी है, ज़्यादा उल्लेख है, वो गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। और अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसको समुद्रगुप्त ने बनवाया है। और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, जिसको पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला अभिलेख है भीतरी स्तंभ अभिलेख, जिसको स्कंदगुप्त के शासनकाल में बनवाया गया है। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक और अभिलेख है एरड़ अभिलेख। एरड़ जो अभिलेख है इससे सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। सती प्रथा। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में बनवाया गया है। और इसमें राजा यशोवर्मन की सैन्य उपलब्धियों को वर्णन मिलता है कि उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, कितने सैनिक रहते थे, कितने घुड़सवार रहते थे। अगला अभिलेख है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। इसको यमन राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था और इससे हमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ये तो रही बात अभिलेखों के बारे में। क्योंकि हम ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं और प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनमें से हम बात करेंगे स्मारक, भवन और मंदिरों के बारे में भी। तो देखिए, जब किसी
स्थल की खुदाई होती है तो उस खुदाई से जब हम कई सारे पत्थर, मकान की ईंटें या फिर वहाँ की जो मिट्टी है, जब उसकी जांच होती है रेडियो कार्बन सिस्टम के द्वारा, या फिर वहाँ के जो स्केलेटन मिलते हैं, वहाँ पे कई सारी वस्तुएं मिलती हैं, उनकी जब जांच होती है तो हमें ये पता चलता है कि ये जो वस्तुएं हैं कितनी पुरानी हैं। तो जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कि जब भवनों की खुदाई होती है, उस स्थल की खुदाई होती है, तो हमें ये पता चलता है कि जो सभ्यता है लगभग 5500 साल पुरानी ही सभ्यता है। कहीं कहीं आपको 8000 साल पुराने मिलेगा। तो देखिए, इससे घबराना नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। पेपर में जो है उसी अकॉर्डिंग जो है इसको अनुमानतः आपको टिक करना है। कहीं 5500 हो सकता है, कहीं 5700 मिले, तो इसी रेंज में जो मिले उसी का आपको टिक करना है। ये तो रही बात स्मारक और भवनों की। लेकिन थोड़ा हम बात करते हैं मंदिरों की। देखिए, जब कई सारे मंदिर प्राप्त हुए तो हमें ये मिला कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उनमें नागर शैली का प्रयोग किया गया है, और जो मध्य भारत के मंदिर हैं उनकी शैली वेसर है। इसके साथ साथ जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनमें द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया। ये 3 प्रकार की शैलियां जो है मंदिरों को बनाने में उपयोग की गई। इसी तरह से जब किसी स्थल की खुदाई करते हैं तो सिक्के भी मिलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उन्हें हम आहत सिक्के बोलते हैं, या इन्हें पंचमार्क सिक्कों के नाम से भी जानते हैं। आहत सिक्के क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि इसमें होता क्या था कि कोई धातु को पिघला करके उसके ऊपर ठप्पा मारते थे, मतलब आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाना, इसलिए इनको हम आहत सिक्के के रूप में जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं। इन सिक्कों में मिलता क्या है? किसी सिक्के में पेड़ बना हुआ मिलेगा, या किसी सिक्के में मछली का चित्र बनेगा, या किसी सिक्के में हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है, कहीं कहीं अर्धचंद्र भी मिलता है। और जो सिक्कों पे लेख लिखने का कार्य जो सर्वप्रथम यवन शासकों ने शुरू किया था। कई बार पेपर में आ चुका है कि सिक्कों में लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया? वो है यवन शासकों ने शुरू किया था। और जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो गुप्त शासकों ने शुरू किया। इन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनवाए, किन्होंने? गुप्त शासकों ने। और सीसी के सबसे ज्यादा सिक्के सातवाहन शासकों ने बनवाए थे। तो ये रही बात सिक्कों की। इसी प्रकार हम मूर्तियों के बारे में समझेंगे कि किस काल से मूर्तियां बनना शुरू हुई और मूर्तियों में कौन कौन सी कला उपयोग की गई। तो जैसा कि बहुत शॉर्ट में हम इस चीज को समझेंगे कि जो मूर्तियों का निर्माण है वो कुषाण काल से शुरू हुआ है। और मूर्तियों में सामान्यतः 2 प्रकार की कला देखने को मिलती है। कहीं कहीं आप और भी कई प्रकार की कलाएं देखेंगे, लेकिन सामान्यतः 2 प्रकार की कला मिलती है। एक है गंधार कला, जिसमें विदेशी कला का सबसे अधिक प्रभाव मिलता है। जैसे विदेशी आक्रमणकारी थे, वो यहाँ आकर के रुक गए और उन्होंने मंदिर बनवाया, या विदेश से आने वाले कई सारे शासक थे, उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया। तो उसमें जो गंधार कला है उसमें विदेशी कला का सबसे अधिक प्रभाव दिखता है, और जो मथुरा कला है उसमें स्वदेशी कला का सबसे अधिक प्रभाव दिखता है। तो ये तो रही बात मूर्तियों की। हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में समझा कि कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से मिले, कैसी कला है, सिक्कों पे क्या चित्र बने हुए होते थे। इनको हम बहुत विस्तार से अलग अलग शासकों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले भी आपको जानना जरूरी है कि कब क्या कहाँ से मिला हुआ है। अब हम आते हैं साहित्यिक स्रोत में। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत में वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, बौद्ध, जैन साहित्य आदि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सर्वप्रथम हम वेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि वेद क्या है। बहुत सारे आपने वेदों के नाम सुने होंगे। तो देखिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान।
वेद जो है संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। और जो वेद होते हैं इनसे हमें प्राचीन जो आर्य थे, आर्यों के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? वेद से। वेद से हमें जो है आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वेद 4 प्रकार के हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऋग्वेद क्या है। तो देखिए, ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये ऋचाओं से बद्ध है। इसमें ऋचाएं हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। जैसे जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उसमें श्लोक हैं, और जो पवित्र ग्रंथ कुरान है उसमें आयतें हैं। इसी प्रकार से इस ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। कहीं कहीं आपको 10,462 ऋचाएं भी मिलेंगी इसमें। ऋग्वेद में जो पुरोहित होता था, ऋचाओं को पढ़ने वाला पुरोहित होता था, हमें उसे होरोत्र के नाम से जानते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, सविता को ही सूर्य देवता के नाम से हम जानते हैं। सूर्य के पर्यायवाची में आता सविता। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पूर्व सूक्त में चातुर्वर्ण समास का उल्लेख मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि जो समाज उस समय का था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे। और उसमें यह बताया गया जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, और क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ है, और वैश्य का जन्म ब्रह्मा की जंघा से, और शूद्र का जन्म ब्रह्मा के चरण से हुआ है। ऐसा इसमें वर्णन मिलता है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये तो हमने ऋग्वेद के बारे में थोड़ा समझा। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो देखिए, यजुर्वेद में जो पुरोहित होता था उसे हम अध्वर्य के नाम से जानते हैं। और यजुर्वेद को हम कर्मकांडी वेद के नाम से भी जानते हैं। कर्मकांडी वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर्वाधिक यज्ञ के नियम और विधान ही मिलते हैं, इसलिए हम इसे कर्मकांडी वेद भी कहते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद जो है पूरी तरह से पद्य में लिखा गया है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के भाग हैं माध्यन्दिन और कान्य। पेपर में कई बार इस तरह के भ्रामक प्रश्न पूछता है कि माध्यन्दिन कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, कृष्ण का है कि शुक्ल का है, इस तरह कई बार जो है भ्रामक प्रश्न पूछता है। तो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के भाग हैं मध्यन्दिन और कान्य, और कृष्ण यजुर्वेद के जो भाग हैं काठक, कड़िस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरेय। ये तो कृष्ण यजुर्वेद के भाग हैं। ये जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ में है शतपथ और तैत्तिरीय, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के। और यजुर्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें से हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। कई बार पेपर में पूछ भी लेता है कि यजुर्वेद का उपनिषद है, इनमें से कोई एक रख देगा और
कई सारे उपनिषद जो है अलग अलग वेदों के रख देगा, फिर आपको टिक करना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा कि जो यजुर्वेद के उपनिषद हैं वो है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। और जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है उसे हम ईशावास्य उपनिषद के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अंतिम अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, समीपस्थ। तो ये हमने यजुर्वेद के बारे में समझा। अब इसके बाद हम सामवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय संगीत का जनक। इसमें स्वरों के बारे में थोड़ा जानकारी मिलती है। और सामवेद में यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। इसमें 1875 ऋचाएं हैं। देखिए कहीं कहीं 1850 भी ऋचाएं मिलती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब भी पेपर में आएगा तो 1875 आएगा या फिर 1850, इसी के इर्द गिर्द एक दो नंबर आगे पीछे बढ़ता रहेगा। और जो सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसे हम उद्गाता कहते हैं। उद्गाता। सामवेद के जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें से छंदोग्य, जैमिनीय, पेपर में एक बार पूछा गया है कि सामवेद का उपनिषद है और उनमें से एक ऑप्शन था छंदोग्य। तो दो उपनिषद हैं इसमें से, एक है छंदोग्य, जैमिनीय। कई बार और भी उपनिषद मिलेंगे लेकिन हमें महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना है, जो कि बहुत परीक्षा से महत्वपूर्ण हो। नहीं तो पूरी तरह से हम पढ़ते रहेंगे तो क्या मतलब उसका, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं हमें बहुत विस्तृत क्लास चाहिए तो बिल्कुल आप बिना किसी हेजिटेशन के बता दीजिएगा, आपको विस्तृत क्लास मिलेगी। सामवेद की शाखाएं हैं, कुछ भाग हैं जैसा कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय, तलवकार। ये सामवेद की शाखाएं, सामवेद के भाग हैं। और जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचविश और खडविश, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के। और ये हमने आपको बताया कि ये भारतीय संगीत का इसे जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। ये बात रही सामवेद की। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं, 6000 मंत्र। जी, इसे अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी जानते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसकी जो रचना है, अथर्ववेद की रचना है, अथर्वा और अंगिरस ऋषियों ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया अथर्वांगिरस वेद। ये जो अथर्वांगिरस वेद है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, जादू टोना, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है। कई बार पेपर में पूछ भी चुका है कि जादू टोने का वर्णन मिलता है किस वेद में? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, समाज निष्ठा, धर्म, जादू टोना, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद। एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, गोपद। और इसके जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें से है मुंडकोपनिषद, और जो हमारे भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। अथर्ववेद के अन्य जो उपनिषद ग्रंथ हैं प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। इसके 3 उपनिषद ग्रंथ आपने समझे। पहला है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया।
जो परीक्षित हैं वो कुरुओं का राजा है। और इसी वेद में जो सभा और समिति हैं, सभा और समिति, ये दो संस्थाएं हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे वैदिक समाज में, वैदिक संस्कृति में। सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। इस प्रकार से हमने चारों वेदों के बारे में समझा। अब हम थोड़ा सा वेदांग के बारे में समझते हैं। वेदांग क्या है? तो देखिए, वेदों की तो रचना कर दी गई, लेकिन वेदों को जब हम समझने की बारी आती है तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कौन कौन से हैं 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, ये 6 वेदांग। पेपर में क्या करता है कि 6 वेदांग रख देगा, उनमें से 1-2 गलत कर देगा। तो 4 ऑप्शन में आपको जो ये देखना पड़ेगा 6 के 6 किसमें सही है, वही आपको टिक करना है। तो 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। इसी तरह से पुराणों की जो रचना है, एक्चुअल में 18 पुराण हैं। 18 पुराण में जो पुराणों की रचना है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों में 3 पुराण बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक है मत्स्य पुराण। ऐसा माना जाता है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से। मत्स्य थोड़ा सा जटिल शब्द लगता है, तो जटिल से आपको समझना है कि बहुत बड़ा शब्द आएगा, आंध्र सातवाहन। और विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आप यहाँ से थोड़ा इतना अनुमान लगा सकते हैं, विष्णु जी के जो मुकुट में क्या था, उसका मयूर पंख था, तो वहां से मौर्य, विष्णु मौर्य। और जो वायु पुराण है उसमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये थे 3 बहुत महत्वपूर्ण पुराण। और इसके पश्चात महाकाव्यों के बारे में थोड़ा समझते हैं। वैसे तो महाकाव्य बहुत सारे हैं, लेकिन हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत महाकाव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उनमें से 2 बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला है रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और इससे हिंदू यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। पेपर में कुछ और भी आ सकता है, लेकिन आपको केवल ये ध्यान देना है कि रामायण में हिंदू यवनों एवं शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। और जो महाभारत है उसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ठीक है, हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इस चीज को समझ रहे हैं कि रामायण में हिंदू यवनों शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है और महाभारत में प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ये तो हमने वेद, पुराण, महाकाव्य के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात हम व्यापक रूप से बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से बौद्ध साहित्य उस समय अत्यधिक फेमस थे और किस बौद्ध साहित्य से कैसी जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे बौद्ध साहित्यों में, बौद्ध साहित्यों की जो भाषा है वो पाली है। इनकी जो भाषा है सामान्यतः पाली है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं और उनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक नाम क्यों पड़ा? बौद्ध साहित्यों में तो सबसे जो महत्वपूर्ण पिटक ग्रंथ हैं। अब पिटक के पहले त्रि लग गया, इसका मतलब 3 पिटक हैं। कौन कौन से 3 पिटक हैं? एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है, इसलिए इनको सामूहिक रूप से त्रिपिटक बोलते हैं।
तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षुओं का संघ होता था, उस संघ संबंधी नियम है, आचार आदर सत्कार संबंधी इसमें नियम है विनय पिटक में। विनय से आप समझ सकते हैं विनम्रता, तो इसमें संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी नियम का वर्णन मिलता है विनय पिटक के अंतर्गत। और दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक के अंतर्गत। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ये 3 पिटक हैं, सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में क्षमा चाहता हूँ साथियों, थोड़ा एक बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन हम हाँ क्या पढ़ रहे थे, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में वर्णन मिलता है। इसके पश्चात जो बौद्ध धर्म है उसके 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय, हीनयान और महायान। देखिए हम इन सब संप्रदायों के बारे में, इनके ग्रंथों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी हम यहाँ स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा उनको समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में तो बहुत पूरी तरह विस्तार से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान। तो हीनयान का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, और कथा वस्तु में हमें बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। और जो दूसरा संप्रदाय है महायान संप्रदाय, उसके 2 ग्रंथ बहुत ही फेमस हैं, एक है ललित विस्तार और दूसरा है दिव्यावदान। ललित विस्तार में क्या वर्णन मिलता है, इसमें बुद्ध को देवता मान करके उसके जीवन और कार्यों का चमत्कारिक वर्णन मिलता है। जैसे जो हमारा रामचरितमानस है उसमें राम जी को हम देवता मान करके उनके जीवन और कार्यों का चमत्कारिक वर्णन मिलता है रामचरितमानस में, वैसे ही जो ललित विस्तार है उसमें बुद्ध को देवता मानते हैं और उनके जीवन और कार्यों का चमत्कारिक वर्णन मिलता है। जो दूसरा ग्रंथ है दिव्यावदान, दिव्यावदान में क्या है वर्णन मिलता है, अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर के पुष्यमित्र संघ तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक से लेकर के पुष्यमित्र संघ से तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है, किसमें, दिव्यावदान में, क्योंकि ये जितने भी शासक थे ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है दिव्यावदान में। पेपर में कई बार पूछ लेता कि विनय पिटक किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन रख देगा, संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी नियम, तो ये 2 साथ में रखेगा, फिर दूसरा कोई रख देगा धार्मिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। या फिर पेपर में पूछ सकता है कि त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो देखिए पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये तो बात रही बौद्ध साहित्य की। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य। तो देखिए जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं, जैन साहित्य को ही बोलते हैं आगम। जैन साहित्य में सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कल्पसूत्र है, और कल्पसूत्र के जो रचनाकार है वो भद्रबाहु है। जैन साहित्य के और भी कई सारे ग्रंथ हैं, जैसा कि परिशिष्ट पर्वन जिनकी रचनाकार हेमचंद्र हैं, और दूसरा है भद्रबाहु चरित जिनकी रचनाकार है रत्ननंदी। अगला है आचारांग सूत्र, और अगला जैन साहित्य है भगवती सूत्र जिसकी रचनाकार है सुधर्मा स्वामी। एक और जैन साहित्य मिलता है कालिका पुराण और त्रिषष्टि लक्षणम। एक बार आईएएस के पेपर में प्री में पूछा भी जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, उसमें कूट बना करके पूछा है कि कौन कौन से ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। उसमें 3-4 रख देगा और कह देगा कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीनों कोई नहीं, ऐसा कूट बना के रख देगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी ग्रंथ हैं
ये सभी ग्रंथ जैन साहित्य से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कल्पसूत्र, जिसके रचनाकार है भद्रबाहु। इसके बाद आते हैं लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में बहुत सारी ग्रंथ हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है और अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र का मतलब वो जो हम पढ़ते हैं उस अर्थशास्त्र से नहीं है। यहाँ पे अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन इसमें शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगले लेखक हैं क्षेमेंद्र, जिन्होंने लिखा है बृहत कथा मंजरी। पेपर में आ चुका है, बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं क्षेमेंद्र। इससे भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और अगले लेखक हैं कामंदक। सभी प्राचीन भारतीय लेखक हैं और प्रकांड विद्वान हैं। कामंदक ने लिखा नीतिसार। नीतिसार में गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय जो गुप्त शासक थे उनका राजतंत्र कैसा था, इसकी जानकारी नीतिसार से मिलती है। नीतिसार के लेखक कामंदक। इसके बाद शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। कई बार इसमें लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं और मृच्छकटिकम से गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगली रचना है जिसको चंद्र बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। बहुत ही फेमस, हिंदी में भी आपको मिलती है। हिंदी में कहते बहुत सारे लेखक मिलेंगे, उनमें से चंद्र बरदाई बहुत ही फेमस है। इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों को वर्णन मिलता है। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद जो है अगले राइटर वो है कल्हड़ ने लिखा राज तरंगड़ी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें आदिकाल से लेकर के 1151 तक के कश्मीर शासकों का वर्णन मिलता है। कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है राज तरंगड़ी में। राज तरंगड़ी के लेखक हैं कल्हड़ और इस पुस्तक की भाषा है संस्कृत। अगले लेखक हैं कात्यायन की रचना है वर्तिका, अर्थात वर्तिका के लेखक हैं कात्यायन। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य और मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और पाणभट्ट ने लिखा हर्षचरित। ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना है। हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। इसमें हर्ष की उपलब्धियों को वर्णन मिलता है। और कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के भी लेखक कालिदास। वाकपति ने लिखा है गौड़ वहो। बिल्हड़ ने लिखा है विक्रमांक देवचरित
और संध्याकर नंदी ने लिखा है रामचरित। एक्चुअल रामचरित, ये राम जी हैं कौन? ये उस समय के बंगाल शासक रामपाल की कथा के बारे में जानकारी देता है। श्री राम भगवान नहीं है, ये बंगाल के शासक थे रामपाल, उनकी कथा रामचरित में मिलती है और इसके जो लेखक हैं वो संध्याकर नंदी। हेमचंद्र ने लिखा है कुमारपाल चरित। तो ये रहे कुछ लौकिक साहित्य। अब हम यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक का नाम है टेशियस। टेशियस को हम ईरान का राजवैद्य भी कहते हैं, लेकिन जो टेशियस के द्वारा हमें जानकारी मिलती है वो अफवाहों से युक्त है, विश्वास नहीं किया जा सकता इनकी जो जानकारी। इसी प्रकार जो अगले लेखक हैं वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस की जो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से हमें भारत और फारस संबंध के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इनकी भी जानकारी अफवाहों से युक्त है। इसी कारण आप कहीं कहीं देखते हैं कि जो भारतीय इतिहासकार हैं और पाश्चात्य इतिहासकार हैं उनमें कई जगह मतभेद देखने को मिलता है, कालक्रम को लेकर के या फिर ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के। कई बार पाश्चात्य इतिहासकार और भारतीय इतिहासकारों में मतभेद मिलेगा। अगले लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया है और वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जनता से मिलने के लिए बस्तियों के बीच जाते थे, भ्रमण के लिए जाते थे, तो राजा सोने की पालकी में बैठ करके भ्रमण करते थे। पालकी के दोनों तरफ सैनिक जो है पेड़ लिए रहते थे और पेड़ों में तोते बैठते थे। ऐसे तोते जो राजा का गुणगान करते थे, उन्हें सिखाया जाता था कि राजा का गुणगान आपको करना है। और मेगास्थनीज ये भी लिखते हैं कि लगातार एक ही कक्ष में राजा विश्राम के लिए नहीं रुकते थे, मतलब रात्रि नहीं ठहरते थे। मेगास्थनीज ने यह भी लिखा है कि राजा को जब भोजन परोसा जाता था तो उसके पहले एक सैनिक उस भोजन को चखता था, तभी वो भोजन राजा के लिए दिया जाता था। खैर, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे मौर्य वंश के अंतर्गत। अगले लेखक हैं डायोनीसियस। डायोनीसियस टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और डायोनीसियस अशोक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट अगले लेखक है डायमेकस। जो डायमेकस था वो अंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। पेपर में पूछता है, क्या पूछेगा कि डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? 4 ऑप्शन रख देगा, आपको समझते चलना है। इसी प्रकार जो सिकंदर है, सिकंदर के साथ 3 लेखक भारत आए थे। उनमें से एक का नाम है निर्याकस, दूसरा है अरिस्टोबुलस, तीसरा है अनेसिक्रिटस। ये तीनों लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। ये 2 पुस्तकें बहुत फेमस हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी और जियोग्राफी के लेखक हैं टालमी। नेचुरल हिस्ट्री से हमें भारतीय जो प्रकृति है, वन्य जीव, पेड़ पौधे, प्रकृति आदि के बारे में जानकारी मिलती है नेचुरल हिस्ट्री से। नाम ही ऐसा, नेचुरल, प्राकृतिक। इसके लेखक हैं प्लिनी, ज्योग्राफी के लेखक हैं टालमी। ये थे यूनानी और रोमन लेखक। अब हम कुछ चीनी यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चीनी यात्रियों में एक हैं संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी मिलती है नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। कहाँ से थे? चाइना से।
दूसरे यात्री हैं फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगले चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 629 में कापिसा नामक स्थान पर आए थे। वहाँ के बाद उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और कई सारे विश्वविद्यालय में भ्रमण किया। बौद्ध धर्म की प्रतियां उन्होंने इकट्ठा की। लेकिन ये पहले जो है सबसे पहले कपिसा नामक स्थान में आए थे 629 में और 645 में यहाँ से लौट गए थे। ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, भारतीय राजा हर्षवर्धन। इन्होंने जो ह्वेनसांग है इन्होंने सियुकी नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। इन्होंने पूरी अपनी यात्रा का विवरण दिया इसमें सियुकी में। और ये भी हमें इतिहासकारों के द्वारा मिलता है कि जो ह्वेनसांग थे उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा की। पेपर में आ सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य की पूजा करने वाले चीनी यात्री हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन रख देगा, सुनयगुन, फाहियान, ह्वेनसांग, तारानाथ। तो आपको टिक करना है कि ह्वेनसांग जो था उसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा की है। ये थे कुछ चीनी यात्री। अब हम बात करेंगे अरबी लेखकों की। अरबी लेखकों में इब्न बतूता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने पुस्तक लिखी रेहला, अर्थात रेहला के जो लेखक हैं वो हैं इब्न बतूता। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सन 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी बनाया था। किसको बनाया? इब्न बतूता को। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। ये थोड़ा तथ्य इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। काजी इसलिए बनाया क्योंकि जो इब्न बतूता था वो थोड़ा सा विद्वान व्यक्ति था, ज्ञान काफ़ी था। उन्हीं की विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको न्यायाधीश बना दिया। दूसरे लेखक हैं अलबर्नी। अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। तहकीक का मतलब होता है खोज, हिंद का मतलब होता है भारत, तो इसका अर्थ हो गया भारत की खोज। जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1888 में एडवर्ड साची ने किया था। अगले लेखक हैं तारानाथ। नाम बहुत ही प्यारा है, ऐसा लगता है भारतीय है लेकिन भारतीय नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में, ऐसे होता है बच्चे पढ़ करके नहीं जाते हैं और नाम देख करके ऐसा लगता है भारतीय हैं, भारतीय नहीं, तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, कंगीर और तंगीर। पेपर में कई बार आ चुका है। कंगीर तंगीर के लेखक हैं वो हैं तारानाथ। इसके बाद बात करते हैं मार्को पोलो की। तो मार्को पोलो 13वीं सेंचुरी में भारत आया था। और मार्को पोलो के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले पांड देश के बारे में जानकारी मिलती है मार्को पोलो के द्वारा। वैसे हम इस लेक्चर के एक पार्ट को कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर के अगले पार्ट में आते हैं। जिस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, उसी प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस समय काल को कहते हैं जिस समय के कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है पाषाण काल। पाषाण काल के मानव को लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, तो जब लिखने का कोई ज्ञान नहीं है तो इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं। तो जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या? ऐसे काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस समय काल को कहते हैं जिस समय के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन आज तक पढ़े नहीं जा सके। ऐसे काल को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल।
इसके दो एग्जाम्पल हैं सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति। इस समय के लोग लिख करके चले गए लेकिन आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तीसरा है ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़ा भी जा चुका है, इन पे रिसर्च भी हो चुकी है, तो ऐसे काल को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। बहुत सारे राजाओं की घटनाएं हैं, बहुत सारे युद्धों का वर्णन है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कई सारे लेखकों की बातें हैं, ये सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पाषाण काल का कि वास्तव में पाषाण काल है क्या। तो पाषाण काल उस समय काल को कहते हैं जिस समय का मानव जो था वो ज़्यादातर अधिकतर अपने हर कार्य के लिए जो है पत्थरों का उपयोग करता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाषाण काल। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें भी अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार पूरा पाषाण काल का जो समय है 20 लाख बीसी से लेकर के 12,000 बीसी के मध्य मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के मध्य मानते हैं। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल का जो समय है 12,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के मध्य है, या तो कुछ मानते हैं 10,000 बीसी से लेकर के 7,000 बीसी के मध्य। इसी प्रकार कुछ इतिहासकार नवपाषाण काल का समय 10,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी के मध्य मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार 7,000 बीसी से लेकर के 2,500 बीसी के मध्य मानते हैं। लेकिन पेपर में आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो पेपर में वैसे तो इस प्रकार के संदेह वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपको इन्हीं रेंज में आपको टिक करना है क्वेश्चंस के आंसर देने। इन्हीं रेंज में जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होंगे रखे जाएंगे। तो आगे की ओर बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के जो पिता हैं वो हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1863 में पल्लावरम, जो कि चेन्नई के पास पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु, 1863 में पल्लावरम से कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, जिसे हैंड एक्स भी बोलते हैं, और एक कुल्हाड़ी जो है पत्थर की बनी हुई थी। जी हाँ, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को पूरा पाषाण काल का पिता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने खोजा इस स्थान को, फिर इस स्थान में कुल्हाड़ी मिली, तो इसलिए इनको पूरा पाषाण काल का पिता कह दिया गया। जो पाषाण काल है इसके बहुत सारे स्थल हों, ये बहुत सारे अवशेष हों, कई सारे साक्ष्य हों, अलग अलग नदी घाटियों से प्राप्त हुए हैं, तो हम थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। जैसा कि पोतवार नदी घाटी, पोतवार नदी घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में है, सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, दूसरा है गंभीर नदी घाटी जो कि राजस्थान में है, और अगली नदी घाटी है साबरमती या माही नदी घाटी जो कि गुजरात में है। अगली नदी घाटी है मालप्रभा या घाट प्रभा नदी घाटी जो कि कर्नाटक में है, और पल्लावरम नामक स्थान के बारे में हमने आपको बता ही दिया। इसके पश्चात नर्मदा नदी घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है, और बेलन नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से एक और नदी घाटी है बैतरणी नदी घाटी जो कि उड़ीसा में है। इन अलग अलग नदी घाटियों से अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी में 3 स्थल सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं जो आपको बार बार मिलेंगे। पहला है प्रयागराज, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है प्रतापगढ़। तो प्रयागराज के पास एक स्थान पड़ता है लोहदा नाला। लोहदा नाला से हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहदा नाला से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मातृ देवी की प्रतिमा जो है हड्डी की बनी हुई है। अगला इस जो नदी घाटी है वो है नर्मदा नदी घाटी, और नर्मदा नदी घाटी की जो कुछ स्थल हैं बहुत अधिक फेमस है, उनमें से भीमबेटका की गुफाएं अति प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब भी पेपर में आए कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कौन से काल की स्थल हैं, तो देखिए भीमबेटका की गुफाएं आपको मध्य पाषाण कालीन स्थल में ही टिक करना है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि सबसे अधिक जो साक्ष्य हैं
भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए जब भी पेपर में आए तो आपको जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल ही आपको इससे टिक करेंगे अधिकतर। तो नर्मदा नदी घाटी से जो भीमबेटका की गुफाएं मिली, ये जो है एमपी के रायसेन जिले में है और 1958 में इसको वीएस वाकड़कर महोदय ने खोजा था। इसमें 243 प्रकार के गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। 2 रंगों में गुफा चित्र हैं, लाल और हरे। 2 ही रंगों से पूरे चित्र बनाए गए हैं और 243 प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थल है हथनौरा, ये भी नर्मदा नदी घाटी का स्थल है। इसमें सबसे पहले मानव खोपड़ी के अवशेष मिले, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। मानव खोपड़ी के साक्ष्य। इसके बाद आगे की ओर बात करते हैं जो कि है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी वही पाकिस्तान। सोहन नदी घाटी से 2 प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं, एक है चापर, दूसरा है चापिंग। चापर का मतलब होता है पत्थर का ऐसा औजार जिसमें एक तरफ धार हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और चापिंग का तात्पर्य होता है ऐसा औजार जिसमें दोनों तरफ धार हो। ये दोनों जो है टूल्स जो कि उपकरण हैं सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय काल है 5 लाख बीसी से लेकर के 50,000 बीसी के मध्य है और मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो 50,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी के मध्य है। और उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय काल है 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के मध्य। तो ये था पूरा पाषाण काल के कुछ पार्ट्स और उनका समय काल। अब हम आगे की ओर बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। तो देखिए जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसे सोहन संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसके सबसे अधिक उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ से ज्यादातर 3 प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहला है पेबुल, दूसरा है चापर और तीसरा है चापिंग। पेबुल का मतलब है कि एक गोल पत्थर हो और उसमें कुछ दांते बने हुए हों, इस प्रकार के, तो उसे बोलते हैं पेबुल। और चापर और चापिंग का अर्थ हमने आपको बता ही दिया कि चापर का मतलब होता है ऐसा पत्थर जिसमें एक तरफ धार हो और चापिंग का मतलब होता है इसमें दोनों तरफ धार हो। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो कि नर्मदा नदी के पास में पड़ता है हथनौरा, और हथनौरा से ही मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी प्रकार अगला जो समय काल है वो है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, पेपर में आ चुका है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ कोर, फ्लेक और ब्लेड इस तरह के औजार प्राप्त हुए हैं और ये औजार हैं सबसे अधिक क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए हैं। लेकिन हम मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते क्यों हैं? क्योंकि इस समय काल में जितने भी औजार प्राप्त हुए हैं उनमें से फलकों की अधिकता थी। फलकों की अधिकता के कारण ही हम मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। औजार कौन कौन से मिले? जैसे कि कोर, फ्लेक, ब्लेड किससे बने हुए थे? क्वार्टजाइट पत्थर से। मध्य पूरा पाषाण कालीन कुछ स्थल हैं जैसे कि महाराष्ट्र का मेवासा, पेपर में आ चुका है। मेवासा जो है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। झारखंड का सिंहभूम, यूपी का चकिया, बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी जो कि यूपी में है, और इसका एक बहुत अच्छा स्थल है प्रयागराज जिसको शिक्षा का गढ़ भी कहते हैं। और एक और स्थल है एमपी की भीमबेटका की गुफाएं।
तो ये थे कुछ मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल। महाराष्ट्र का मेवासा, झारखंड का सिंहभूम, यूपी का चकिया, बेलन घाटी जो कि प्रयागराज के पास की कुछ स्थल हैं, और एमपी के जो है भीमबेटका। अब बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की। उच्च पुरा पाषाण काल में जो सबसे अधिक यूज होने वाला टूल है वो ब्लेड है। और उच्च पुरा पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, वही स्थल हैं सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है। सोहन नदी घाटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सोन घाटी की बात कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में। झारखंड के सिंहभूम, जोगदहा, भीमबेटका और रामपुर बाघेलान, ये सभी स्थल जो है उच्च पुरा पाषाण कालीन है। अब हम बात करते हैं कि जो पूरा पाषाण कालीन मानव था उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, जीवन पद्धति कैसी थी। तो जो पूरा पाषाण कालीन मानव था वो नदी किनारे और गुफाओं में रहता था, केव्स में रहता था, नदी किनारे रहता था। कोई आवास तो थे नहीं इनके पास। और इस समय का मानव बड़े पशुओं का शिकार करता था, छोटे पशुओं का नहीं, बड़े पशुओं का शिकार करता था। फल खाता था और मांस खाता था। इसके साथ साथ इस काल के मानव को अग्नि की जानकारी तो थी, लेकिन अग्नि का उपयोग नहीं करता था। इस काल के मानव को होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, लेकिन होमो सैपियंस के नाम से तो जानते हैं, लेकिन इस काल का मानव जो था वो बर्बर था, असभ्य प्रवृत्ति का था। असभ्य प्रवृत्ति का मतलब इसको कोई भी विशेष शिष्टाचार और पद्धतियां मालूम नहीं थी। खाने की पद्धतियां हो, रहने की पद्धतियां हो, जब ये मालूम ही नहीं है, इसलिए इसको इतिहासकारों ने बर्बर या असभ्य मानव कहा है। ये थी पूरा पाषाण कालीन मानव की जीवन पद्धति। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय काल है वो 10,000 BC से लेकर के 7,000 BC के मध्य है। और मध्य पाषाण काल के जो पिता हैं वो CL कार्लाइल हैं। CL कार्लाइल क्यों हुए पिता? क्योंकि 1867 में विंध्य पर्वतमाला से इन्होंने माइक्रोलिथ की खोज की थी। माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ भी पत्थर के औजार हैं, लेकिन कैसे औजार? जो कि छोटे छोटे पत्थरों से बने, उन्हें बोलते हैं माइक्रोलिथ। और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ ही उपयोग में आते थे। जी हाँ, मध्य पाषाण कालीन जो औजार हैं वो माइक्रोलिथ हैं, छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए होते थे। अब कुछ मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि राजस्थान का बागौर। राजस्थान का जो बागौर है ये सबसे बड़ा स्थल है पशुपालन के क्षेत्र में। यहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके पश्चात यूपी की जो बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी, इसके अलग अलग स्थल हैं, जैसा कि प्रयागराज के पास एक स्थान पड़ता है चौपानी मांडव। यूपी की जो बेलन नदी घाटी है उसमें मिर्जापुर के पास पड़ते हैं 2 स्थान, बगही खोर और लेह खैया। और यूपी में एक और जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक स्थान पड़ता है सराय नाहर राय। यहाँ से गर्तावास और मानव अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से गर्तावास और मानव अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त हुए। और प्रतापगढ़ के पास ही एक स्थान पड़ता है महदहा। महदहा से हड्डी और सींग के आभूषण प्राप्त हुए। ये कुछ स्थल हैं। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सराय नाहर राय, जो कि यहाँ से मिला हुआ है गर्तावास और मानव अस्थि पंजर। महदहा से मिला है हड्डी और सींग के आभूषण। प्रतापगढ़ में एक और स्थल प्राप्त हुआ है दमदमा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जो एक क्षेत्र है, एक स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। एमपी के आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पशुपालन के साक्ष्य जो है राजस्थान के बागौर से भी प्राप्त हुए हैं, जो कि पशुपालन के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थल है।
एमपी से भीमबेटका की गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से मध्य पाषाण कालीन एक स्थल है लखनाज, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ से सवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। सवाधान, लखनाज से सवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण कालीन मानव की जीवन पद्धति के बारे में। देखिए, जो जीवन पद्धति पूरा पाषाण कालीन मानव की थी, वही जीवन पद्धति लगभग मध्य पाषाण कालीन मानव की है, लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि इस काल का मानव समाधान तकनीकी से परिचित हो चुका था। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको जब वो दफनाने लगता है, पहले नहीं दफनाता था, लेकिन इस काल का मानव, मध्य पाषाण काल का मानव उस व्यक्ति को दफनाने लगता है, दफनाने की प्रथा शुरू कर देता है। और उसमें क्या करता है कि जैसे किसी व्यक्ति को गड्ढे में दफनाया गया तो उसके चारों ओर उसी कब्र में उससे संबंधित वस्तुएं रखी जाती थी। इस काल का मानव इस बात पे विश्वास करता था, ऐसा उसका मानना था कि व्यक्ति मरने के पश्चात भी उन वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। अर्थात इस काल का मानव लोकोत्तर जीवन में विश्वास करता था। इसे बोलते हैं लोकोत्तर जीवन। तो ये कुछ परिवर्तन हुए उनकी जीवन पद्धति में। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल का जो समय काल है वो 7000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी के मध्य है। नवपाषाण काल के जो पिता हैं वो हैं जॉन लुबाब। जॉन लुबाब ने 1865 में अपनी पत्रिका प्री हिस्टोरिक टाइम में नवपाषाण काल का जिक्र किया। इसीलिए जॉन लुबाब को नवपाषाण काल का पिता माना जाता है, जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ नवपाषाण कालीन स्थल की। जैसा कि एक स्थल है बुर्जहोम, बहुत अधिक फेमस है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका अर्थ है जन्म स्थान। बुर्जहोम की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की थी। और यहां से दो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गर्तावास के साक्ष्य और मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बुर्जहोम से मर्दभांड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हड्डी के औजार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खोज जे फ्रांसोया ने की थी। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, बोलन नदी के किनारे। खोज की है जे फ्रांसोया ने। यहाँ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ गेहूं, जौ, चना, मटर और कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ से तांबे गलाने की भट्ठी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन जो सबसे अधिक प्रमुख साक्ष्य है वो कृषि। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान प्रांत की रोटी की टोकरी भी कहते थे। जी हाँ, इसे बलूचिस्तान प्रांत की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। अगला स्थल है गुफकराल। यह भी जम्मू कश्मीर में है। गुफकराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहां से भी गर्तावास, मर्दभांड और हड्डी के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए। इनमें से प्रमुख क्या है? गर्तावास। गर्तावास के साक्ष्य देखिए यहां पर दो जगह से प्राप्त हुए, एक है गुफकराल, दूसरा है बुर्जहोम। अगला स्थल है कोल्डी हवा, जो कि यूपी में पड़ता है। कोल्डी हवा से प्रमुखता में चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कोल्डी हवा से चावल के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगला स्थल है चिरांद। चिरांद से हिरण की सींग के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। हिरण की सींग के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात करते हैं इस काल के मानव की कुछ जीवन पद्धति के बारे में। जैसा कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था, इस काल के मानव ने पहिए का निर्माण कर लिया था। इस काल के मानव ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जैसे कि खाना पकाने में अग्नि का प्रयोग करने लगा, अपनी रक्षा करने में अग्नि का उपयोग करने लगा। और जो इस काल का मानव है तीव्रता से पशुपालन करने लगा, मतलब पशुपालन में वृद्धि हुई इस काल में। इस काल का मानव मृदभांड बनाना शुरू कर दिया। इस
काल के मानव ने क्या किया, अपने औजारों में काफी सारे परिवर्तन किए, उनमें पॉलिश तकनीक का उपयोग किया, औजारों को बिल्कुल चिकना धारदार कर लिया। किस तकनीकी के द्वारा? पॉलिश तकनीकी के द्वारा। ये इनकी कुछ जीवन पद्धति में सुधार हुआ। सुधार का कारण क्या है? क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास शुरू होने लगा। मस्तिष्क का विकास तभी होता है जब व्यक्ति के भोजन में, रसवादन में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो फिर क्या होता है, एक समय के बाद उसके मस्तिष्क का विकास शुरू होने लगा, तभी तो अग्नि का प्रयोग करने लगा और पशुपालन में वृद्धि हो गई, मृदभांड बनाने लगा। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव तभी हो सकता है जब उसके मस्तिष्क का विकास हुआ। अब देखिए, जो नवपाषाण काल है उसमें खेती जो होती थी, पहले जौ की, फिर गेहूं की, फिर धान, कपास, चना, मटर, तरबूज, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं, इनकी खेती होती थी। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रख देगा और पूछ लेगा किसकी खेती होती थी, किसकी नहीं होती थी। अपने से कुछ ना कुछ प्रश्न बन जाता है। अब देखिए आगे की ओर बात करते हैं। कृषि के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। पहला है मेहरगढ़, जहां मुख्यतः कपास, जौ और गेहूं की खेती होती थी, और ये साक्ष्य है लगभग 7000 BC का। दूसरा स्थल है कोल्डी हवा, जो कि यूपी में पड़ता है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि 7000 BC के आसपास हैं। यहाँ से इन फसलों की खेती होती थी। दूसरा है कोल्डी हवा, जो कि यूपी में पड़ता है। यहाँ से 6000 BC के आसपास धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान भी 2 प्रकार के, एक खाद्य धान, दूसरा जंगली धान। तो कोल्डी हवा से भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक और स्थल है लहुरा देव, जो कि यूपी के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। यहाँ से 9000 BC के आसपास कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो 3 स्थल हमने आप बताए कृषि के संबंधित। पहला मेहरगढ़, दूसरा है कोल्डी हवा, तीसरा है लहुरा देव। ये 3 स्थल हैं कृषि संबंधी। अब हम बात करते हैं कुछ नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में। देखिए, जो नवपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, या इसको हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, इसको कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में सबसे अधिक तांबे का प्रयोग होता था। इस काल में पत्थर और तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे, और जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसे कृषक ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं। कृषक ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले लगभग 5000 BC पूर्व मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, तांबे धातु का। तो इसीलिए तो हम इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल का मानव सबसे अधिक तांबे का प्रयोग करता था। इसकी कुछ संस्कृतियां हैं, जैसे कि बनास या आहाड़ संस्कृति, जो कि राजस्थान में है, और दूसरी है कायथा संस्कृति, जो कि MP में है, मालवा संस्कृति, जो कि MP और महाराष्ट्र में है, और अगली है जोरवे की संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र में। ये जो मालवा की संस्कृति है, कुछ इसके स्थल MP में है, कुछ स्थल इसके महाराष्ट्र में। तो कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट के दे रहा हूं। बनास या आहाड़ संस्कृति, दूसरी है कायथा संस्कृति, फिर है मालवा संस्कृति, फिर है जोरवे संस्कृति। इन संस्कृतियों के बारे में भी हम कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में समझेंगे। जैसे कि पहली संस्कृति है बनास या आहाड़ संस्कृति। तो देखिए, जो बनास या आहाड़ संस्कृति है वो राजस्थान में है। इसके जो प्रमुख स्थल है राजस्थान में है, और इसका जो समय काल है वो लगभग 2100 से लेकर के 1500 BC के मध्य।
इसके कुछ स्थल हैं अहाड़, बालाथल, गिलुंद। देखिए इसे अहाड़ संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य स्थल है वो अहाड़ है, इसीलिए इसे अहाड़ संस्कृति कहते हैं। अहाड़ से जो है जो घर मिले हैं वो पत्थर से बने हुए घर प्राप्त होते हैं, पत्थर से बने हुए घर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं अहाड़ से। अहाड़ को ताम्रवती भी कहते हैं क्योंकि यहां सबसे अधिक तांबा प्राप्त हुआ है, तो अहाड़ को ताम्रवती भी कहते हैं। और जो गिलुंद है, गिलुंद के जो घर होते थे वो पक्की ईंटों से बने हुए होते थे, यहां से पक्की ईंटें प्राप्त हुई। लेकिन अहाड़ के जो घर बने हुए थे वो पत्थर से बने हुए होते थे। अहाड़ को ताम्रवती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां सबसे अधिक तांबा प्राप्त हुआ है। और जो अहाड़ की संस्कृति है वो राजस्थान में। दूसरी है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति के जो दो प्रमुख स्थल हैं कायथा और एरड़। इसे कायथा संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रमुख स्थल है वो कायथा है, और ये संस्कृति मध्य प्रदेश में पनपी। लेकिन जो कायथा संस्कृति के जो स्थल हैं यहाँ स्टेटाइट और कार्नेनियल जैसे जो कीमती पत्थर हैं उनके हार प्राप्त होते हैं कायथा संस्कृति से। स्टेटाइट और कार्नेलियंस के हार प्राप्त हुए हैं कायथा संस्कृति के इन स्थलों से। अगली संस्कृति मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कुछ स्थल हैं कायथा, एरड़, नवदा, टोली। यहां से कृषि फसल के साक्ष्य मिले जो कि बहुत पहले से मिलते चले आ रहे हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ कृषि फसलें मिली। साथ में जो मालवा संस्कृति है वो अपनी मृद भांड की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। यहाँ के जो मृद भांड थे कुछ अलग ही लेवल के थे, अच्छे किस्म के मृद भांड थे, तो मृद भांड की उत्कृष्टता के लिए मालवा संस्कृति जानी जाती है। यहाँ कृषि फसल भी व्यापक रूप में मिली, उनके साक्ष्य मिले, और इनके कुछ स्थल हैं कायथा, एरड़ और नवदा, टोली। पेपर में पूछ लेता है कि कायथा जो है किस संस्कृति के अंतर्गत आता है या किस संस्कृति का स्थान है। अगली संस्कृति है जोरवे संस्कृति, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। इसके कुछ स्थल हैं जैसे कि जोरवे, नेवासा, दायमाबाद और इनाम गांव। जो इनाम गांव है वहाँ जो बस्ती होती थी उसमें किलेबंदी और चारों तरफ खाई के साक्ष्य मिले। और जो दायमाबाद है वहाँ सबसे अधिक कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई। दायमाबाद पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है, वो है जोरवे संस्कृति संबंधित। और इनाम गांव में किलेबंदी और खाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो बस्ती है उसके चारों तरफ किलेबंदी और खाई की गई। और जो दायमाबाद है वहाँ से कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत और स्टोन एज के बारे में अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे।